तो बॉम्बे से ही हैं, मुंबई से हैं। मेमन साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया आज के फंक्शन में। पहले मीटिंग में भी थे, फिर इनकरेज किया कि आप आइए, फंक्शन करेंगे। सो मेमन साहब, शुक्रिया। संजय सिंह साहब की इस धुएंधार तकरीर के बाद बड़ा मुश्किल है कि कुछ कहना। मंच पर दो पावरफुल सिन्हा बैठे हुए हैं और दोनों ही 2014 में जब भारत का इतिहास बदला है उससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उसी तरह से आज की इस खूबसूरत महफिल में मंच पर और दो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे मित्र दिनेश त्रिवेदी साहब और अरुण शौरी साहब, 4 फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स बैठे हैं। संजय सिंह, मैं, हम लोग जो सांसद हैं, ठीक है, हम भी आज के सांसद हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से ये संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को जारी रखा जाए। यशवंत सिन्हा जी ने ये कदम इसी साल उठाया कि देश को ज़रूरत है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी, और अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि यशवंत सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग आज जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने, मेरी हैसियत सिर्फ एक भारतीय नागरिक की है जो नाइंसाफ़ी को करीब से देख रहा है, महसूस कर रहा है और अपने आप को मजबूर पा रहा है, इसलिए कि जमहूरियत और संविधान का गला घोंटने वाले ताकतवर से ताकतवर तन बने जा रहे हैं और अभी 2019 में एक बार मर्तबा फिर उन्हें इक़्तिदार हासिल करने का एक लालच बना पड़ा है। अगर हम नहीं जागे तो शायद 2019 में 5 साल के लिए अगर इक़्तिदार में वो आ गए तो संविधान नहीं बच पाएगा। देखिए, संविधान खतरे में है। ये जो नारा चल रहा है 2018 के शुरू से, 26 जनवरी को मुंबई से ही एक बहुत बड़ा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दल गया था जो गेटवे ऑफ इंडिया पे टेंट डालकर दिन भर एजिटेट करता रहा, जिसमें राजनीतिक सभी पार्टियों के नेता थे और उसके साथ में कई जर्नलिस्ट और प्रोमिनेंट लोग थे। शायद आप में से कुछ लोगों को इसकी जानकारी है। यशवंत सिन्हा जी ने जिस दिन राष्ट्रमंच का विचार लेकर उसको पैदा किया, बनाया, उस दिन मैं उनके साथ था। मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके साथ था। हम लोग गांधी जी के समाज से वहाँ से निकले और हम लोगों ने इसको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया कि एक मंच नाम की नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो रही है। इट्स नॉट अ पार्टी, इट्स नॉट पॉलिटिकल, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। और मैं यहाँ किसी सियासी जमात के नुमाइंदे की हैसियत से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक वकील का काम करता आया हूँ, इसलिए इत्तेफाक से मुझे नाइंसाफ़ी को बहुत करीब से और बहुत लंबे अरसे तक देखने का मौका मिला। लेकिन जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ मुल्क में पिछले 4 साल से हो रही हैं, अभी हमारे जस्टिस अभय थिप्से साहब ने आपको बताया कि किस तरह से जज भी शिकार हो रहे हैं। देखिए, ये संविधान बचाओ, ये कोई राजनीतिक नेता अपने हेतु के लिए नहीं कह रहा है कि उसे सत्ता में आना है। कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जो सत्ता गंवा चुकी है 2014 में, अगर वो कहेंगे संविधान बचाओ तो शायद किसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि चूंकि ये पावर से बाहर हो गए हैं तो इसलिए अब ये संविधान बचाओ के बहाने से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो संविधान बचाओ ये कौन कह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक साधारण रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति तो तकलीफ उठाता है, उसे नहीं पता कि संविधान की अहमियत क्या है। लेकिन आज भारत जैसे विशाल मुल्क में संविधान बचाओ किसने कहा, यहां से हम शुरू करते हैं। 12 जनवरी 2018 को सुबह 10:30 बजे जब मैं अपने दफ्तर में था तो कुछ मीडिया वाले अचानक 5-6 लोग एक साथ आ गए। मेरे पास मीडिया हर दिन में 2 बार 3 बार आके रिएक्शन लेता ही है। तो ये 5-6 लोग अचानक आ गए, मुझसे कहा कि मेमन साहब आपका इमीडिएटली रिएक्शन चाहिए। मैंने क्या हुआ, क्या ज़मीन हिल गई, कोई तूफान आ गया, क्या हुआ?
उन्होंने कहा साहब टीवी चालू करें टीवी। मैंने कहा नहीं बताइए से क्या बात है। 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ चीफ जस्टिस के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये 4 जज सुप्रीम कोर्ट के लॉन में कुछ बोल रहे हैं, सुनिए, और इस पर आपका हमें रद्द-ए-अमल चाहिए, रिएक्शन चाहिए। मैं हैरान हो गया। हमने टीवी ऑन किया, सब लोग बैठे थे सामने और हमने देखा तो हमें यकीन नहीं आया। पूरी जिंदगी में कभी हमने न ये बात पढ़ी है, न देखी है, न सुनी है कि सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट केयर फॉर एनीथिंग, कम आउट इन ओपन। क्या हुआ ऐसा जो उन्होंने इतना बड़ा एक ब्रीच ऑफ कंडक्ट किया? It amounts to literally breach of conduct. Sitting judge cannot address media, but they had arranged entire national media. और मैं देख रहा था कि सब बड़े बड़े जर्नलिस्ट आगे पीछे बैठे हैं और सारा भीड़ लगी पड़ी है, और चलमेश्वर जी और उनके साथी 3 जजेस जो हैं, जस्टिस गोगाई, जस्टिस लोकुर और जस्टिस जोसेफ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन सबको अच्छी तरह जानते हैं, नंबर 5, ये 4 जजेस बोल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? वक्त कम होने की वजह से मैं मुख्तसर में जाऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हम में से हर शख्स ये जान ले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, वी आर नॉट एबल टू वर्क इन द प्रेजेंट सिस्टम। अब जाहिर है कि मीडिया के लिए तो बहुत बड़ी खबर हो गई है। उन्होंने सब इकट्ठा किया ये वो, और फिर मीडिया में बातें आई, लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया कि इन 4 जजेस ने अपने करियर की परवाह नहीं की। ऐसा कुछ तो जरूर हुआ होगा कि जो उन्होंने अपनी करियर की परवाह नहीं की। ये कौन है ये 4 जजेस? थोड़ा सा इनकी जानकारी लें। 30 से 40 वर्ष तक के ये न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। वकील रहे, उच्च न्यायालय के जज बने, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज बनने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उसके बाद प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में एकदम टॉप में चीफ जस्टिस के बाद पहुंचे। कोई साधारण लोग नहीं है। क्या इन्हें संविधान की जानकारी नहीं है? क्या इन्हें देश की हालत के बारे में खौफ खतरा नहीं है, विचार नहीं है? जब ये लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसे बचाओ, तो हम जैसे छोटे लोगों की क्या हैसियत है? हमने ये सुना जब, तो हमने सोचा कि ये 12 जनवरी 2018 को जुम्मा था, फ्राइडे। अब मैं परेशान था जब 10:30 बजे मेरे सामने मीडिया ने जब ये मुझे बताया, तो मुझसे रिएक्शन, मैंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब ये देखते हैं क्या है। तो उन्होंने एक पर्चा भी रिलीज किया कि जो चीफ जस्टिस को लिखा था उन्होंने कि साहब हम काम नहीं कर सकते इसलिए कि ये सब गड़बड़ी चल रही है। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन 7 सफ़ों के पेजेस में लिखी थी जो रिलीज़ की गई। अब ये 12 जनवरी के बाद 13, 14 शनिचर इतवार था, सुप्रीम कोर्ट बंद थे। हम लोग एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बिकॉज आई हैव बीन द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फॉर मोर देन 40 years, and therefore I am concerned. The image of the entire administration of justice was at stake. It is not the question of one judge or 2 judges. If there was an allegation against one judge, judges come and judges go. We don't care. But the institute remains. And we are worried about the prestige, the respect for the institute called Supreme Court, the highest judicial institution at the pyramid. तो जाहिर हमने कहा अब क्या होगा शनिचर इतवार, भैया ऐसे किस तरह बोल गए जज, अब कोर्ट काम कैसे करेगी सोमवार को? तो भागते हुए अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के घर गए शनिवार को। अरे साहब क्या हो गया, आप कुछ रास्ता निकालें। और फिर उन्होंने एक बयान दे दिया शनिवार को कि वो ठीक है, जो कुछ गड़बड़ी है कहा गया, हमने सब ठीक कर लिया। अखबारों ने कैरी किया सब ने। दूसरे दिन फिर खबर आई कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आई एम सॉरी, वो गलत बयान था, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ही विल टॉक टू दोज 4 जजेस। 15 तारीख को पहला घंटा सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट को काम करना था। देखिए ये एक एक बारीक चीज़ अगर आप सब जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या हो रहा है इस मुल्क में। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस ने इन 4 जजों को चाय के लिए बुलाया। चाय को बुलाकर 2 मिनट बात हुई, चलमेश्वर साहब को लीड कर रहे थे, उनको आगे बुलाया। चलमेश्वर साहब ने खुद मुझे बताया कि आंखों में आंसू थे हमारे कि ये हम लोगों ने कह दिया है और क्यों कहा है, मजबूरी क्या होगी। चीफ जस्टिस की आंखों में भी आंसू थे, मगर उन्होंने कहा कि ब्रदर अभी इसको मत बढ़ाइए, और फिर हम लोग वहाँ से चले आए, कुछ मामला तय नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से 15 जनवरी से काम करता चला आया जो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ नंबर 1,
दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5। अब आप बताइए, इंसाफ मांगने के लिए इस मुल्क का एक गरीब नागरिक केरला, कन्याकुमारी से लेकर या कलकत्ता से लेकर, जहाँ से हमारा तो खुद तजुर्बा ही है कि हमारे पास जब कोई आदमी आके कहता है कि साहब हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ आदेश दे दिया, तो हम उसको बोलते हैं अब भूल जाओ, चलो छोड़ दो, अब भगवान की तुम्हारी नसीब में नहीं था, नहीं साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं जा सकोगे। साहब मैं अपनी बीवी के जेवर बेच दूंगा, मैं अपनी ज़मीनें बेच दूंगा, मेरा किसान हूं, मेरा ज़मीन के सिवा कुछ नहीं, मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, मगर मुझे इसमें इंसाफ चाहिए, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का करवा दीजिए। आप जो शख्स अपनी ज़िंदगी का सब बेच के उस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अगर उस सुप्रीम कोर्ट में पर्दे के पीछे 2 हिस्सों में बटा हुआ अदालत बैठा हुआ है, जहां कुछ भी हो सकता है, इंसाफ होता है या नहीं होता, ऐसे संगीन आरोप लगे हुए हैं, तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है। 2-3 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इसी फ्रैक्चर्ड कंडीशन में चला, और उसके बाद 23 फरवरी को, 6 हफ्ते के बाद, प्लीज नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 23 फरवरी को जस्टिस अमित्व रॉय, एक जज, रिटायर हुए। ये जज न इधर 1 में थे न इधर 4 में थे, ये अलग थे, बाकी जो जजेस हैं उनमें से एक थे। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में जो 2 जुमले कहे, मैं दोहराऊंगा आपके सामने। क्या कहा उन्होंने कहा, ब्रदर्स, I am leaving this job, I am saying farewell to all of you, but I am going with a broken heart because Supreme Court is working with a fractured face. 25 फरवरी को 6 हफ्ते तक के सुप्रीम कोर्ट फ्रैक्चर्ड फेस से काम कर रहा है, और उसके बाद जो उन्होंने जुमला कहा, मैं अल्लाह को गवाह के कहता हूं कि I could not sleep that night। उन्होंने दूसरा जुमला ये कहा, some extra legal elements are trying to hijack Supreme Court and very soon we will become extinct। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ गैर कानूनी, यानी सरकार की तरफ इशारा करते हुए, एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस कोर्ट को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, और बहुत जल्द ये चलता रहा सिलसिला तो हम सब बेमानी हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये बात 23 फरवरी को एक आउटगोइंग जज ने कही। क्या हो रहा है इस मुल्क में? दुनिया के तमाम लोगों की नजरें हिंदुस्तान जैसी सबसे बड़ी जमहूरियत, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, इस जमहूरियत का यह आलम है कि वहां की सबसे बड़ी कोर्ट का ये हश्र हो रहा है। गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड। अब देखिए क्या हो रहा है कि आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट इसी फ्रैक्चर्ड कंडीशन में चल रही है। तो संविधान बचाओ के लिए अगर हम लोग सब आवाज नहीं उठाएंगे, तो क्या हम इसी तरह से नाइंसाफी को बरकरार रहने देंगे? अब जस्टिस गोगोई का नंबर आ रहा है 2 अक्टूबर को। सरकारी हम लोग अमले में जो काम हो रहा है वो जस्टिस गोगोई चलमेश्वर के साथ थे, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच कहने की जुर्रत कही थी, इसलिए उनको सुपरसीड करने की सारी तैयारियां हो रही हैं। अगर 2 अक्टूबर को उनका नंबर है, उनका हक बनता है, वो चीफ जस्टिस बनने चाहिए। लेकिन मैं आपसे आज कह रहा हूं कि सरकार ने सारा प्लान तैयार कर दिया है कि 2 अक्टूबर को जस्टिस गोगोई को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सुपरसीड करके उनके अपने मुआफिक जज को वहां बैठाया जाएगा। ये क्या हो रहा है? तो सेव कॉन्स्टिट्यूशन या सेव डेमोक्रेसी के जो हम नारे लगा रहे हैं, वो कोई बेमानी नहीं है। उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? अब रही बात, ये तो ठीक है अदलिया का मामला है, मुल्क में क्या हो रहा है? दादरी में इखलाक को मारा गया, अलवार में अभी रातभर को मारा गया, पिछले 4 साल में दर्जनों बीसियों मुसलमानों और दलितों को गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर मारा गया, जानें चली गई इतने सारे मुसलमान मर्दों की। और नरेंद्र मोदी जी बड़े गौर से, बड़े गुरूर के साथ ये कह रहे हैं, हम तो मुस्लिम महिलाओं के हित में बिल लेकर आए हैं, हमारा दुख दर्द हम तो मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कुछ करने को तैयार है। विरोधी पक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो सारे जो मर्द मारे गए इस तरह के लिंचिंग में, उनकी भी माएँ हैं, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी बीवें हैं, उनकी भी बेटियां हैं, वो भी तो मुस्लिम महिलाएं हैं। कभी उनके घर आप गए? कभी उनसे पूछा कि भाई माफ करना बहन, माफ करना बेटी, तुम्हारा शोहर या तुम्हारा बेटा मारा गया या तुम्हारा बाप मारा गया तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं? किया आज तक? ये कैसा इंसाफ है और ये कैसा सबका साथ और सबका विकास? आज इस मुल्क के दलित और मुसलमान करोड़ों की तादाद में
प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछते हैं, ज़बां तो खोल, ज़बां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। ज़बां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, जरा हिसाब तो दे। तो कोई है सरपरस्त, कोई सरपरस्त है? जब लिंचिंग हो जाती है तो मुझे फोन आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से फोन आता है, हमारे दोस्त वकील लोग हैं, वो फोन करते हैं कि भाई एक अगर लिंचिंग का केस हो गया हिंदुस्तान जैसी बड़ी जमहूरियत में जहां संविधान सबसे ऊपर है, एक लिंचिंग का केस हो गया तो इट वॉज कंसिडर्ड एज एन एबरेशन, इट्स एन एक्सेप्शन। वी सेड आई डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड, मगर सिलसिलेवार सीरियल लिंचिंग डेथ्स going on from 2015 to 2018, 72 instances, मैं गिनवा नहीं सकता, समय नहीं है इतना। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और ये मॉब लिंचिंग की होती है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि कुछ लोग आते हैं किसी खास तौर पर मुसलमान को निशाना बनाने के लिए या किसी गरीब दलित को निशाना बनाने के लिए कि साहब देखो इस पर ये गोश्त लेके जा रहा है तो ये जरूर गाय का गोश्त है। देयर इज एन असम्पशन, देयर इज अ बिलीफ, कंक्लूजन, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, मारो, लकड़ी लेके मारना पीटना शुरू। और ये जिस जगह उसको एकॉस्ट करके मारते हैं वहां वो पहले ही सारा इंतजाम करके रखते हैं लोकल पुलिस स्टेशन से। अलवार में जो अब लेटेस्ट हुआ है रकबर का, आपने देखा, सब मेरे ख्याल से उसकी बहुत सारी खबर आ चुकी है बाहर। सच्चाई तो जैसा कि मीडिया के बारे में अभी संजय सिंह भी बता रहे थे कि मीडिया सच्ची पूरी खबरें छाप नहीं पाता, अगर पूरी सच्चाई छाप देता है तो उन पर भी छापे पड़ जाते हैं। तो सच्चाई ये है कि अलवार के मामले में भी रकबर को जब मारा गया तो उसका भाई जब गया वहाँ और उसने कहा कि साहब, तो वो नाम दे रहा है कि मेरा कजिन मारा गया, एफआईआर में लिखिए, तो भी वो अननोन लिखते हैं उसमें। पुलिस घंटों तक के उसको मेडिकल एड नहीं देती, मर जाता है तो ये उसके ऊपर ढकेलते हैं कि उन्होंने पुलिस ने मारा इसलिए मौत हो गई। ये लिंचिंग का ये तमाशे क्या हो रहे हैं? और किसी भी मुसलमान के घर में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कोई और राजस्थान हो, मुसलमान के घर में बेतहाशा गुंडे 20-25 जूतों समेत अंदर घुस जाते हैं, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां औरतें रहती हैं, पर्दा नशीन औरतें घुस जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं उनको। किचन के अंदर चले जाते हैं और किचन में जाके बर्तन का ढक्कन उठा के देखते हैं और अगर गोश्त पकड़ा हो तो समझो क़यामत आ गई। मादम धाड़ तोड़ फोड़ सारा किचन तोड़ दिया, जो लड़का सामने दिखा उसको मारा, वो शायद मर जाए या जख्मी हो जाए, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई बेचारा घर का आदमी भागकर पुलिस स्टेशन जाता है तो वो पुलिस उसके साथ आने की बजाय उसी को वहाँ पर 3 घंटे बिठा देती है। सब सेटअप किया गया है लोकल पुलिस के साथ, लोकल एमएलए के साथ। ये इसलिए हो रहा है कि इनको ऊपर से एक तरह का सैंक्शन दिया गया है, वरना किसी की जरूरत नहीं होती इस तरह कानून को हाथ में लेने। वहाँ से ऊपर से मैसेज है कि आप करें, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लोकल एमएलए, लोकल एमपी अगर बीजेपी के हैं वो सारे उनको संभाल लें। तो ये मुल्क कहाँ जा रहा है? हम किससे जाकर फरियाद करें? हम तो समझे थे कि हाकिम से करेंगे फरियाद, हम तो समझे थे कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। आज मुल्क में अगर ये हाल है तो साहब आगे क्या होगा? अगर हम लोग एज अ सिटीजन, इफ वी डोंट वेक अप, रिमेंबर लिबर्टी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। एक गरीब आदमी जो इस मुल्क का है, मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं गरीब तरीन शख्स हूँ, मेरे पास 2 रोटी के लिए ताकत नहीं, मुलाजमत नहीं है, धंधा नहीं है, रास्ते पे बैठता हूँ तो पुलिस और म्यूनसिपालिटी मुझे धंधा करके 2 पैसा कमाना नहीं देती, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, मेरे पास कुछ है नहीं, न पैसा, न बंगला, न गाड़ी, न घर, न बैंक बैलेंस, मगर मेरे पास संविधान है जो मेरी ताकत है। दीवार का जो डायलॉग था ना, मेरे पास माँ है, तो एक भारतीय नागरिक के पास संविधान है, वो संविधान उसकी ताकत है। उसी संविधान को आज संभालने का वक्त आ गया है। करोड़ों करोड़ ऐसे कमजोर और पिछड़े लोग हैं इस मुल्क में जिनके सिर्फ आंसू बहते रहते हैं, खून के आंसू बहाकर जिंदा हैं। उनकी फिर भी ताकत, एक हौसला जो है वो इस संविधान पर टिका हुआ है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि उस संविधान की ताकत को कमजोर न होने दें। किसी भी खतरनाक वजीर आजम आते हैं और चले जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, संविधान अपनी जगह एक मुस्तहकम चट्टान की तरह है।
और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की हिफाजत के लिए तन मन धन से लग जाएं। और आज जो हमारी ये कोशिश है वो यही है। हमें कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से लेना देना नहीं है कुछ। हमें इस मुल्क के इंतज़ामिया में अगर हम देखते हैं कि वो संविधान की को ख़राब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारी आवाज़ यकीनन उठेगी। और मुझे यकीन है कि ये कदम जो आज उठाया है हमारे यशवंत सिन्हा जी ने और साथियों ने, ये कदम दूर तक जाएगा। और एक ऐसी सरकार को जो कदर नहीं करती इंसानों की, जो जानवरों को इंसान से ज़्यादा बेहतर समझती है, ऐसी सरकार को हम अपनी गद्दी से हटा के फेंक देंगे, ये हम अहद करते हैं। और गरीबों का हिफाजत करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैम साहब